तो मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी और क्षितिज भाग 2 का पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम आज पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 6 में आपको 2 कविताएं दी गई है जिनके शीर्षक हैं यह दंतुरित मुस्कान और फसल। ये दोनों कविताएं जो है वो श्री नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई हैं। पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान। इस कविता में कवि ने जो है एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। कवि के अनुसार जो है एक बच्चे की मुस्कान को देखकर हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं और यहाँ तक कि हमारा जो अंतर्मन है वो प्रसन्न हो जाता है। कवि ने इस कविता में बाल अवस्था में एक बालक के द्वारा जो नटखट और प्यारी हरकतें की जाती है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस कविता में छोटे बच्चे के जो मन को हर लेने वाली मुस्कान होती है उसको देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कवि ने इस कविता में बहुत सारे तरीकों से प्रकट किया है। यानी कवि का मानना ये है कि जो सुंदरता है वही जो है जीवन का संदेश होता है और सुंदरता का विस्तार जो है ऐसा है जो कठोर मन को भी जो है पिघला देती है। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो वो छोटा बच्चा है उसकी मुस्कुराहट इतनी सुंदर है, इतनी प्रभावशाली है कि अगर उस मुस्कुराहट को कोई कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी देख लेगा तो वो भी जो है अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाएगा। इसी तरह की चीजें जो है कवि ने इस कविता में दर्शाई है। तो ज्यादा समय ना व्यर्थ करवाते हुए हम अपनी कविता को शुरू करते हैं और कविता के पहले काव्यांश को पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। अब इस काव्यांश के पहले हम शब्दार्थ जान लेंगे ताकि अर्थ जानने में आपको आसानी हो। और जब आप अर्थ जान लेते हैं किसी काव्यांश का या किसी पंक्ति का तो उसको एक्सप्लेन करना या उसके भावार्थ को जानना आसान होता है। तो पहले हम शब्दार्थ जानेंगे, फिर अर्थ जानेंगे और उसके बाद जो है इसकी व्याख्या करेंगे। दंतुरित कहा जाता है नन्हे नन्हे निकलते दांत, यानी जो बच्चों के पहले, जिनको आप दूध के दांत भी कहते हैं, उनको जो है दंतुरित कहा जाता है। मुस्कान यानी मुस्कुराहट। मृतक जो मर गया हो यानी जिसके प्राण निकल गए हो। धूली अर्थात धूल और धूसर कहा जाता है पीलापन लिए हुए भूरा या मटमैला रंग। गात कहा जाता है शरीर को। जलजात कहा जाता है जो पानी में पैदा हुआ हो और यहाँ पर जलजात जो है वो कमल के फूल के लिए प्रयुक्त किया गया है। परस अर्थात स्पर्श, कठिन अर्थात कठोर और पाषाण कहा फूल के लिए प्रयुक्त किया गया है। परस अर्थात स्पर्श, कठिन अर्थात कठोर और पाषाण कहा जाता है पत्थर को। तो अब जान लेते हैं इनके अर्थ ताकि आप व्याख्या आसानी से कर पाएं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यानी कवि यहाँ पर बच्चे के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारी जो ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कुराहट है मृतक में भी डाल देगी जान। ये जो मुस्कुराहट है ये किसी मुर्दे अर्थात मरे हुए आदमी में भी जान डाल सकती है। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, धूल से और जो मटमैला रंग है तुम्हारे शरीर का, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा प्रतीत होता है कि जो तालाब में या फिर पानी में पैदा हुआ कमल का फूल है वो तालाब को छोड़कर जो है मेरी झोंपड़ी में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे स्पर्श को पाकर जो है पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। वो जो कठोर पत्थर है वो भी पिघल कर जल बन गया होगा, पानी बन गया होगा। तो ये तो थे पंक्तियों के अर्थ। अब इन अर्थों को कवि ने किन भावों में प्रयुक्त किया है, किस तरह से जो है वो बताना चाह रहे हैं, ये हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी व्याख्या में। तो हम दो दो पंक्तियां एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप आसानी से हर एक पंक्ति का भाव और उसको एक्सप्लेन करने का तरीका समझ पाएं। पहली दो पंक्तियां हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो सबसे पहले तो व्याख्या जब आप करते हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे कि ये पंक्तियां जो है किसके द्वारा लिखी गई है, कौन किसके लिए क्या बता रहा है और किस भाव से बता रहा है। तो व्याख्या आप इस तरह से करेंगे
कि कवि अपने छोटे से बच्चे की मन को हरने वाली यहाँ पर हमने बता दिया कि कवि हैं वो अपने छोटे बच्चे की जो मुस्कुराहट है उसको संबोधित करते हुए इन पंक्तियों को कह रहे हैं। तो कवि क्या कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कि तुम्हारे ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि मृतक में भी डाल देगी जान, कि वह किसी मुर्दे अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। कहने का आशय यह है कि तुम्हारी ये निश्चल मुस्कान जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश हताश हो चुके व्यक्तियों और यहाँ तक कि बेजान व्यक्तियों को भी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अगर कोई तुम्हारी इस छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को देख ले तो वह भी एक बार प्रसन्नता से खिल उठे, उसके भी मन में इस दुनिया की ओर आकर्षण जाग उठे। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगी कि कवि ने यहाँ पर क्यों कहा है कि जो वो बच्चा है उसकी जो वो मुस्कुराहट है वो इतनी प्रभावशाली है कि वो मरे हुए में तक जो है जान डाल सकती है। तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कवि का यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है। अगली पंक्तियां हैं, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए नन्हे तन को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में खिल उठे हैं। कहने का आशय यह है कि तुम्हारे धूल से सने नन्हे से तन को निहारने पर मेरा मन कमल के फूल के समान खिल उठा है, अर्थात प्रसन्न हो गया है। तो यहाँ पर देखिए जो ये पंक्तियां हैं कवि ने किस भाव से लिखी है ये आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कि ऐसा लगता है कि तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ये कठोर चट्टानें पिघलकर जल बन गई होगी। कहने का आशय यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर पत्थर जैसे कठोर हृदय वाले मनुष्य का मन भी पिघल कर अति कोमल हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियां कवि ने बताई हैं इनको अगर अर्थ के हिसाब से देखें तो बिल्कुल ही अलग प्रतीत होती है, लेकिन अगर कवि के भावों के अनुसार हम इसको एक्सप्लेन करते हैं जब, तो इसके जो अर्थ हैं वो बिल्कुल ही अलग निकल कर आते हैं। तो आप भी जब एक्सप्लेन करें किसी पंक्ति को तो आप व्यक्ति के या कवि के जो है भावों को समझने का प्रयास जरूर करें ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं। तो अब जो है क्या भाव है इस कविता में, कवि एक ऐसे बच्चे की मधुर मुस्कुराहट की सुंदरता का बखान करता है जिसके अभी 1-2 दांत ही निकले हैं, अर्थात बच्चा 6 से 8 महीने का है। जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है तो इससे मुर्दे में भी जान आ जाती है। छोटे से बच्चे के स्पर्श मात्र भर से ही कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति के दिल में भी कोमल भावनाएं जन्म लेने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट किसी के क्रोधित स्वभाव को परिवर्तित करने में सक्षम होती है। तो यहाँ पर जो ये भाव है कवि का कहने का वो यही है कि जो वो छोटा बच्चा है उसकी जो वो मुस्कुराहट है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, और इतनी प्रभावशाली है कि अगर कोई कठोर हृदय वाला यानी जो रूड आप जिसको कहते हैं, अगर कोई रूड व्यक्ति जो है उस बच्चे की मुस्कान को देख ले तो वो भी जो है बहुत ही कोमल स्वभाव का हो जाता है। अगला काव्यांश देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। अब यहाँ पर भी पहले हम शब्दार्थ जानेंगे, फिर अर्थ और फिर व्याख्या। तो शेफालिका जो है वो नील सिंधुआर का पौधा होता है। अनिमेष कहा जाता है बिना पलक झपकाए, यानी जैसे एक टक दृष्टि से आप किसी को देखते हो तो उसको जो है अनिमेष कहते हैं। फेर कहा जाता है हटाने को। अब इनके अर्थ जान लेते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल।
अब उस छोटे बच्चे के जो निश्चल चेहरे का जादू है, उसको छू लेने से बांस गिरने लगते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, देखते ही रहोगे अनिमेष। अगर तुम मुझे इसी तरह से जो है एक टक दृष्टि से देखते रहोगे, थक गए हो तो तुम जो है संभवतः थक जाओगे। आंख लूं मैं फेर, और अगर तुम थक गए हो तो मैं जो है अपनी आंखें फेर लेता हूं। अब यहाँ पर जो है कवि किस भाव से कह रहे हैं, ये हम व्याख्या में एक्सप्लेन करेंगे। व्याख्या करते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था के बबूल। कवि को ऐसा लगता है कि उनके उस छोटे से बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों के कारण कवि का मन बांस या बबूल की भांति है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों के कारण कवि का मन बांस या बबूल की भांति खुश्क और कठोर हो गया था। बच्चे की मधुर मुस्कुराहट को देखकर उसका मन अथवा स्वभाव भी पिघलकर शेफालिका के फूलों की भांति सरस और सुंदर हो गया है। यहाँ पर देखिए कवि ने कितने सुंदर तरीके से जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि जो बच्चा है उसकी मुस्कुराहट इतनी सुंदर है कि उसको देखकर कवि के स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। बच्चा पहली बार अपने पिता यानी कवि को देख रहा है, इस कारण कवि आगे उस बच्चे से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम यानी वह छोटा बच्चा मुझे यानी कवि या पिता को पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि देखते ही रहोगे अनिमेष। क्योंकि बच्चा कवि को अपलक अर्थात बिना पलक झपके आंख लूं मैं फेर। कवि उस बच्चे से कहते हैं कि यदि वह बच्चा इस तरह अपलक कवि को देखते देखते थक गया हो तो उसकी सुविधा के लिए कवि उससे आंखें फेर लेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि बच्चे से उसके पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होंगे, इसलिए लो मैं तुम पर से अपनी नजर स्वयं हटा लेता हूं, ताकि बच्चा भी अपनी पलकें झपकाए और उसे आराम मिले। यानी जो कवि हैं वो अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि बच्चा अगर अपलक दृष्टि से कहीं देखता रहेगा तो हो सकता है कि उसकी आंखों में दर्द हो जाए। तो यहाँ पर कवि भी यही कह रहा है कि तुम जो है अगर मुझे इस तरह अपलक दृष्टि से देखते रहोगे तो तुम जो है दर्द में पड़ जाओगे, और मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं ही जो है तुमसे नजरें हटा लेता हूँ। क्योंकि जब आप छोटे बच्चों से नजरें हटा लेते हैं तो वो भी जो है अपनी नजरें हटाकर दूसरी ओर देखने लग जाते हैं। अब इन पंक्तियों के भावार्थ जान लेते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि स्वीकार कर रहे हैं कि परिस्थितियों के कारण उनका जो स्वभाव बदल गया था, बच्चे की मुस्कुराहट ने उनकी सारे परेशानियों को भुलाकर उनके कठोर हृदय को फिर से पहले जैसा कर दिया है। इस काव्यांश में हमें एक पिता का अद्भुत प्रेम भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब बच्चा अपने पिता को पहचानने के लिए उसे एक टक दृष्टि से देख रहा होता है, तब उस बच्चे को इस तरह कोई परेशानी ना हो जाए, वह पिता ना चाहते हुए भी अपने बच्चे से नजर फेरने को भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर भावार्थ यही है कि जो पिता है वो कभी भी अपने बच्चे को किसी भी तरह से तकलीफ में नहीं देख सकता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी ही इच्छाओं को क्यों ना दबाना पड़ जाए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। अब यहाँ पर भी हम पहले कठिन शब्द जान लेते हैं। परिचित होता है जिसे जानते हो यानी जिसको आप अच्छी तरह से पहचानते हो। माध्यम यानी जरिया या फिर साधन। धन्य कहा जाता है प्रशंसा या बड़ाई के लायक जो व्यक्ति होता है। चिर अर्थात बहुत दिनों तक चलता रहे या जो बहुत ज्यादा लंबा हो। प्रवासी कहा जाता है परदेश में रहने वाला जो व्यक्ति होता है।
इतर, इतर होता है कोई और, यानी जिसको आप ना जानते हो। तो अब जो है हम इनके अर्थ जान लेते हैं पंक्तियों के, फिर जो है व्याख्या करेंगे। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कि अब क्या हो गया अगर हम जो है पहली बार एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए हैं या एक दूसरे को पहली बार नहीं जान पाए हैं। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, कि अगर तुम्हारी माँ जो है आज माध्यम ना बनी होती, तो मैं ना सकता देख, मैं ना तो तुम्हें देख सकता, ना मैं पाता जान, और ना ही मैं तुम्हें जान पाता। तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान, और ना ही जो है मैं तुम्हारी ये जो छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कुराहट है, ना ही मैं इसे देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम भी जो हो बहुत ही प्रशंसा के लायक हो, और तुम्हारी माँ भी जो है प्रशंसा के लायक है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, क्योंकि मैं तो जो हूँ वो चिर प्रवासी हूँ, यानी बहुत लंबे लंबे समय तक मैं घर में नहीं रहता हूँ, घर से बाहर रहता हूँ। मैं के लिए अब अजनबी जैसा हो गया हूँ, यानी अन्य की तरह हो गया हूँ। अब हम इन पंक्तियों को एक्सप्लेन करेंगे, वो भी दो दो पंक्तियों में, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज। तो कवि अपने नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कवि है वो किनको संबोधित कर रहे हैं? अपने बच्चे को, यानी उसके माध्यम से जो है हमसे कह रहे हैं कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए यदि मुझे पहचान भी ना पाए तो यह स्वाभाविक ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे से पहली बार में उसकी जान पहचान नहीं हो पाई है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, एक माँ ही बच्चे को जन्म देकर इस धरती पर लाती है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से ही आज मैं तुम्हें मिल पाया हूँ। मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान। अगर तुम्हारी माँ ने माध्यम बनकर मुझे तुमसे ना मिलाया होता, तो मैं तुम्हें नहीं जान पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, इसलिए मैं जो हूँ तुम्हारा और तुम्हारी माँ का आभारी हूँ, और तुम दोनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। अर्थात कवि इस बात के लिए उस बच्चे की माँ अर्थात अपनी पत्नी और अपने बच्चे का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके कारण ही कवि को भी उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम्हारी माँ अर्थात कवि की पत्नी ने ही उन्हें बताया कि वह बच्चा उनकी ही संतान है, नहीं तो मैं तुम्हारे दांतों से झलकती मुस्कान को भी नहीं जान पाता। है कि मैं सदा घर से बाहर रहता हूँ और बहुत दिनों बाद आज घर आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए किसी अनजान व्यक्ति की तरह या किसी मेहमान की तरह ही हूँ। अर्थात कवि तो उस बच्चे के लिए एक अजनबी है, परदेसी है, इसलिए वह खूब समझता है कि उससे उस बच्चे की कोई जान पहचान नहीं है। यानी कवि जो है अपने काम के सिलसिले में जो है घर से दूर रहता है, बहुत दिनों तक जो है वह अपनी पत्नी से और बच्चे से नहीं मिल पाया है, इसलिए कवि यहाँ पर अपने बच्चे से कहते हैं कि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए एक अजनबी जैसा हूँ, मेहमान जैसा हूँ। इसलिए वो खूब समझते हैं कि उससे जो है अपने बच्चे के साथ जो है उनकी जान पहचान नहीं है। इन पंक्तियों के भावार्थ जान लीजिए। बच्चा लगातार कवि को देखे जा रहा है और उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर कवि बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि पहली बार की मुलाकात में हमारी ठीक से जान पहचान नहीं हो पा रही है, बल्कि मैं तो इस बात से ही खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया और तुम्हें देख पाया। तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारी सुंदर रूप छवि निहारने के कारण धन्य है। दूसरी ओर एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं पर रहने से तुम दोनों से पराया हो गया हूँ, इसलिए मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान ही रहा हूँ और तुम्हारा इस अतिथि से पहले कोई संबंध रहा भी नहीं, यानी तुमने मुझे पहले कभी देखा भी नहीं।
यहाँ पर जो कवि हैं वो उस बच्चे से कह रहे हैं कि ठीक है, हम पहली बार जो है एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे हैं, पता ना तुम्हें देख पाता, क्योंकि तुम्हारी माँ ही जो है एक माध्यम बनी है जिसके कारण मैं तुम्हें जान पाया हूँ। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि एक माँ ही जो है अपने बच्चे को इस धरती पर लाती है और दूसरों से जो है उसे मिलवाती है। इस कविता का अगला काव्यांश है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब यहाँ पर भी पहले कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं। अतिथि अर्थात मेहमान और संपर्क कहा जाता है आपसी लगाव को। मधुपर्क कहा जाता है चरणामृत को, या फिर आप पंचामृत भी जिसे कहते हैं। कनखी कहा जाता है तिरछी निगाहों से देखने की क्रिया को, और आंखें चार होना ये एक मुहावरे कहते हैं। कनखी कहा जाता है तिरछी निगाहों से देखने की क्रिया को, और आंखें चार होना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है नजरों से नजरों का मिलना। छविमान कहा जाता है सुंदर को। अब हम इसके अर्थ जान लेते हैं ताकि व्याख्या आप आसानी से कर पाएं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी कवि जो है बच्चे से कह रहे हैं कि ये जो अतिथि है, अपने आप को कवि क्या बता रहे हैं? अतिथि, कि इस अतिथि से जो है तुम्हारा क्या संपर्क रहा है। अंगुलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, कि तुम्हारी माँ की उंगलियां तुम्हें चरणामृत पिला रही हैं या चरणामृत तुम्हें चखा रही हैं। देखते तुम इधर कनखी मार, कि तुम जो है तिरछी निगाहों से इधर जब देखते हो, और होती जब की आंखें चार, और जब हमारी नजरों से नजरें मिलती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी, तब तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कुराहट मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। अब इन पंक्तियों की व्याख्या जान लेते हैं कि आप किस तरह से इन पंक्तियों को एक्सप्लेन करेंगे। पहली दो पंक्तियां हैं, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। कवि अपने आप को किसी मेहमान की तरह बताते हुए कहते हैं कि वे हमेशा ही काफी लंबे समय तक घर से दूर रहते हैं, जिस कारण वे ना तो अपनी पत्नी से मिल पाए और ना ही अपने बच्चे से। इसलिए कवि अपने बच्चे से कहते हैं कि मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ। यहाँ पर जो ये अतिथि वाली बात है, आप पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कवि ने यहाँ पर अपने आप को अतिथि क्यों बताया है। अगली पंक्ति है, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। यह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपने मधुपर्क चढ़ाती रही, अर्थात तुम्हें वात्सल्य भरा प्यार देती रही। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा अपनी माँ की उंगली चूस रहा है तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे पंचामृत का पान करा रही है। यहाँ पर देखिए कवि ने कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि बच्चे और माँ के बीच में किस तरह का जो है प्रेम है। अगली पंक्तियां हैं, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। इस बीच वह बच्चा तिरछी निगाह से कवि को देखता है, तब कवि उसकी इन हरकतों पर कहते हैं कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम तिरछी नजर से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो। इस समय भी तुम वही कर रहे हो। इसके बाद और होती जबकि आंखें चार, और इसके बाद आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती है, अर्थात तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। इस स्थिति में तुम्हारे निकलते हुए दांतों वाली तुम्हारी मधुर मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है, और मैं तुम्हारी इस मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ। यहाँ पर कवि का भाव क्या है, आइए इन पंक्तियों का भावार्थ जान लेते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब बच्चे के नए नए दांत निकलने लगते हैं, तो उस वक्त वह हर चीज अपने मुंह में डाल लेते हैं। माँ की गोद में बैठकर बच्चा माँ की उंगलियों को चूस रहा है। उसे देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे माँ की उंगलियों से निकलने वाले अमृत को पीकर बच्चे की आत्मा तृप्त हो रही हो।
बच्चा यह सब करते हुए बीच बीच में तिरछी निगाहों से कवि की ओर देख रहा है, जिसे देखकर कवि कहते हैं कि जब भी हम दोनों की आंखें मिलती है तो तुम मुस्कुरा उठते हो। तब तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली निश्चल मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है, अर्थात बहुत अधिक मनमोहक लगती है। तो ये थी आपकी कविता तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, जिसमें कवि जो है अपने छोटे से बच्चे से जब पहली बार मिल रहे हैं और वो बच्चा जो है उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, उनको एकटक दृष्टि से देख रहा है, तो उस समय जो कवि के मन में भाव उमड़ रहे हैं वो जो है उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। और हम आशा करते हैं कि ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी और कवि के कहने के भाव आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अब जो है हम इस पाठ्यक्रम की जो आपको अगली कविता दी गई है फसल, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो कविता है फसल हमें किसान और जो कृषि संस्कृति है उसके करीब ले जाती है, हमें कृषि व प्रकृति यानी जो हमारे किसान है और जो प्रकृति है उनके महत्व को समझाती है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि इंसान की मेहनत और प्रकृति से मिलने वाले पोषक तत्व दोनों के योगदान और मिलन से ही जो है खेतों में फसल लहरा उठती है। यानी किसान और जो प्रकृति है वो एक दूसरे के पूरक हैं। बिना इंसान की मेहनत के फसल नहीं हो सकती और ना ही प्रकृति के सहयोग के बिना जो है फसल उगाना संभव है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर केवल इंसान मेहनत करता जाए और प्रकृति उसका सहयोग ना दे तो भी जो है फसल नहीं उग सकती है। और अगर प्रकृति सहयोग कर रही है, अगर यानी जो आपका नेचर है वो बिल्कुल जो है अनुकूल है आपकी फसल के लिए, लेकिन आप ही जो है मेहनत नहीं कर रहे हैं, तब भी जो है फसल नहीं उग सकती है। इंसान जो भी चाहे जब भी चाहे प्रकृति के ले सकता है। तो जो ये प्रस्तुत कविता है, जो फसल आपको नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई जो ये कविता है, उस कविता में कवि फसल को तैयार होने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो कवि हैं वो किस तरह के चीजों के बारे में हमें बताना चाह रहे हैं कि फसल उगाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है। तो इस कविता का पहला काव्यांश है, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। अब पहले जो है हम शब्दार्थ जान लेते हैं और उसके बाद इसके अर्थों को जानेंगे, फिर जो है हम व्याख्या करेंगे। ढेर सारी कहा जाता है बहुत अधिक को, और कोटि 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 कहा जाता है करोड़ को, और स्पर्श कहा जाता है छूने को। और गुण धर्म कहा जाता है किसी वस्तु में पाई जाने वाली वह विशेष बात या विशेष तत्व जिसके द्वारा वह दूसरी वस्तु से अलग मानी जाए। तो यहाँ पर अब हम जो है अर्थ जान देते हैं पहले और उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे कि एक के नहीं दो के नहीं, यानी एक नहीं या दो के नहीं बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, यानी एक हाथ का नहीं दो हाथ का नहीं बल्कि लाख लाख जो करोड़ करोड़ हाथ हैं उनके स्पर्श का जो महत्व है। एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म, यानी एक खेत की नहीं ना ही दो खेत की बल्कि हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म, यानी एक खेत की नहीं ना ही दो खेत की बल्कि हजार खेतों की मिट्टी के जो गुण हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीजें किसके लिए कही जा रही है ये हम जो है व्याख्या में एक्सप्लेन करेंगे, यानी कवि जो है किस बारे में यहाँ बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं, ये सारी चीजें हम व्याख्या में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए व्याख्या करते हैं कि एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो आप व्याख्या किस तरह से करेंगे
कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक या दो के नहीं बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है, तब जाकर फसल पैदा होती है। यहाँ पर जो है स्पष्ट करेंगे हम कि जो ये चीजें यहाँ पर कवि बता रहे हैं वो किसके लिए बता रहे हैं, फसल के लिए, कि जो फसल है वो के उसके असर से जो है फसल उगती है। आगे कवि कहते हैं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम के परिणाम से एक अच्छी फसल तैयार होती है। अर्थात हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी फसल की देखभाल करते हैं, उसको समय समय पर खाद पानी और जरूरी पोषक तत्व देते हैं, तब जाकर कहीं फसल खेतों में लहलहा उठती है। यानी कवि यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि एक तो फसल जो है वो केवल एक नदी के पानी से नहीं उगती है और ना ही किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो है मेहनत करके फसल उगाई जा सकती है। फसल के लिए क्या है, बहुत सारी नदियों के पानी का जो जादुई असर दिखता है, तब जाकर जो है फसल उगती है। और वहां पर जो है फसल उगाने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के हाथ जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर जो है फसल उगती है। एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के हाथ जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर जो है फसल उगती है। अगली पंक्तियां हैं, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यानी अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छिपे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यानी मिट्टी में मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व फसलों के लिए जरूरी होते हैं और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी व उसके गुण आवश्यक होते हैं। यहाँ पर जो कवि हैं वो हमें छोटी से छोटी चीजों में जो है बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फसल उगाने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। अब इन पंक्तियार होने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उनका वर्णन कर रहे हैं। नदियों का पानी जब भाप बनकर उड़ता है तो आकाश में बादल का रूप ले लेता है और फिर वही बादल वर्षा के रूप में बरसकर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाता है, जिससे फसलों को अच्छी प्रकार से पनपने का मौका मिलता है। करोड़ों किसानों की रात दिन की मेहनत से फसल उगती है। अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। यानी यहाँ पर देखिए हर चीज क्लियर हो गई है कि हजारों नदियों के पानी का जादू क्यों कहा कवि ने, क्योंकि जो पानी है वो कहाँ से आता है, बादलों से आता है। और बादलों में कहाँ से आता है, नदियों से। जब भाप बनकर पानी ऊपर जाता है तब जाकर जो है बादल बनते हैं और फिर वो पानी जो है वापस खेतों में गिरता है, जिससे जो है फसलें उगती है। तो इसलिए जो है ये जादू की तरह। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूर्य की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब यहाँ पर भी हम पहले शब्दार्थ जान लेते हैं और फिर व्याख्या जानेंगे। महिमा, महिमा कहा जाता है महानता को। संदली जो है वो एक प्रकार का हल्का पीला रंग होता है। रूपांतर होता है रूप में परिवर्तन। और सिमटा कहा जाता है सिकुड़ने को। संकोच होता है हिचकिचाहट। और थिरकन, थिरकन जो है वो भावों के साथ पैरों को उठाते गिराते एवं हिलाते हुए नाचने की अवस्था होती है। अब हम जो है इसके अर्थ जान लेते हैं कि फसल क्या है, कि जो फसल है वो असल में है क्या, और तो कुछ नहीं है वह। फसल क्या है, कि जो फसल है वो असल में है क्या, और तो कुछ नहीं है वह। कि फसल जो है वो और कुछ भी नहीं है, वो केवल क्या है, नदियों के पानी का जादू है वह, और हाथों के स्पर्श की महिमा है। कि जो नदियों का पानी है उसका जादू जो है वो फसल के रूप में है, और जो हाथों के स्पर्श की महानता है वो फसल के रूप में दिखाई देती है। भूरी काली और हल्के पीले रंग की जो मिट्टी है उसमें जो विशेष प्रकार के गुण हैं वो जो है फसल के रूप में हमें मिलते हैं या हमें
में दिखाई पड़ते हैं। सूर्य की जो किरणों का रूपांतरित रूप है, बदला हुआ जो रूप है, वो हमें फसल के रूप में दिखाई देता है। सिमटा हुआ जो है, संकुचित या हिचकिचाहट वाला जो है, हवा में थिरथिराने वाला जो रूप है, वो फसल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इसको जो है हम एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है, फिर उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू फसल के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल का उगना नामुमकिन है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा फसल के रूप में मिलता है। यानी यहाँ पर कवि स्पष्ट कर रहे हैं कि जो फसल है वो असल में क्या है, कि बिना पानी के फसल नहीं उगाई जा सकती, इसलिए जो फसल है वो नदियों के पानी का एक जादू है। और करोड़ों जो किसान हैं वो अगर मेहनत नहीं करेंगे दिन रात फसलों के लिए, तो भी जो है फसल हमको उगाना जो है वो नामुमकिन होगा। अगली पंक्तियां हैं, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूर्य की किरणों थिरकन का। भूरी काली व खुशबूदार हल्की पीली मिट्टी, यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व और सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ही पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसे कविता में कवि ने सूर्य की किरणों का परिवर्तित रूप और हवा के भावों के साथ पैरों को उठाते गिराते एवं हिलाते हुए नाचने का नाम दिया है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, बिल्कुल स्पष्ट जो है वो व्याख्या की गई है कि जो कवि ने यहाँ पर ये सारी चीजें बताई है, जैसे सूर्य की किरणों का रूपांतर, सिमटा हुआ संकोच और वाला जो हवा में थिरथिराने का जो रूप बताया गया है, वो क्या है? वो असल में जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है और सूरज की जो रोशनी होती है, उसके द्वारा जो भी प्रोसीजर जो है वो पत्तियों द्वारा किया जाता है, भोजन बनाने का जो कार्य जो है पेड़ पौधे करते हैं, वो सारी चीजें जो है कवि ने यहाँ पर इस तरह से प्रस्तुत की है। अब इन पंक्तियों के भावार्थ जान लीजिए कि अच्छी तरह से फसलों को फलने फूलने के लिए किसान की मेहनत के साथ साथ पानी, मिट्टी का गुणवत्ता पूर्वक अलग अलग तरह की मिट्टी के अलग अलग तरह के पोषक तत्व, पौधों के बढ़ने के लिए सूरज की किरणें व कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि की आवश्यकता होती है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत, नदियों के पानी का जादू, भूरी काली व खुशबूदार मिट्टी यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व और सूर्य की किरणें भी अपना रूप बदलकर जो है इन फसलों के अंदर समाहित रहती है। यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है, यानी भाव असल में क्या है इन पंक्तियों? असल में केवल एक व्यक्ति यानी या फिर एक साइड की जो है मेहनत नहीं है, केवल किसान ही जो है मेहनत नहीं करता है, प्रकृति भी जो है पूरी मेहनत करती है, तब जाकर जो है फसल उगती है। यानी फसल उगाने में प्रकृति और किसान दोनों का जो सहयोग है वो बराबर का है। तो ये थी आपकी कविता फसल, जिसमें जो है कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि जो फसल है वो असल में किस तरह से उगाई जाती है, उसके लिए जो है कौन कौन मेहनत करता है, उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है। तो आशा करते हैं कि ये कविता भी आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप जो है कवि के भावों को जान पाए होंगे। और हम आशा करते हैं कि इन दोनों कविताओं यानी यह दंतोरित मुस्कान और फसल, ये जो दोनों कविताएं हैं, इनसे आपको अगर कोई भी पंक्ति भावार्थ के लिए पूछी जाए या कोई क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाए, तो आप आसानी से अब जो है उनके उत्तर, क्योंकि हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको ये कविताएं समझाई है आप अच्छे से उसे समझ पाए हैं। और इसी तरह के दूसरे चैप्टर्स की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर